Welcome to Study Earth again. Let's start our topic that we have covered. What the topic is covered, second law of motion, that is Newton's second law of motion. इस पे हमने बात नहीं करी थी, लेकिन मोमेंटम पे हमने बात कर ली थी, उसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने पहले मोमेंटम का डिस्कशन किया था. अब आते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. पहले मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ, फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. ओके, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहा गया सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to the rate of change of momentum is directly proportional to the applied external force on the body. Total external force. हाँ, क्या बोला कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड टोटल एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी. किसी बॉडी पर जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो यहाँ से समझ में आता है उसके मोमेंटम में चेंजिंग आएगी, और वो बराबर होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड या फिर 1 मिनट, जो भी कहते हैं आप. ऐसा यूनिट में बात करते हैं तो 1 सेकेंड में ही हम बात करते हैं. तो चेंज ऑफ मोमेंटम इन 1 सेकेंड, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, या फिर हम कह लें कि चेंज ऑफ मोमेंटम इन यूनिट टाइम. ओके, यानी कि टोटल एक्सटर्नल फोर्स is directly proportional to the rate of change of momentum, है ना. टोटल एक्सटर्नल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब मैंने आपको समझाया था कि भाई दो बॉडी के बीच का रिलेशन है, एक चीज़ को अगर बढ़ाएंगे तो दूसरा चीज़ भी बढ़ेगा, एक चीज़ को घटाएंगे तो दूसरा चीज़ भी घटेगा. या डायरेक्ट रिलेशन है, एक को डबल करेंगे तो दूसरा भी डबल हो जाएगा, एक को हाफ करेंगे तो दूसरा भी हाफ हो जाएगा, एक को ट्रिपल करेंगे तो दूसरा भी ट्रिपल हो जाएगा, वाइस वर्सा. तो टोटल एक्सटर्नल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. यानी कि एक्सटर्नल फोर्स जो ही बढ़ेगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम उसी हिसाब से बढ़ेगा. अगर आपने एक्सटर्नल फोर्स को डबल कर दिया तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी डबल हो जाएगा, हाफ करेंगे तो भी हाफ हो जाएगा, वाइस वर्सा. ओके, हमको अच्छी तरह मालूम है. इसको अगर हम हटाएंगे तो कांस्टेंट यूज करेंगे एक, दैट इज सम कांस्टेंट के रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट इज डेल पी बाई डेल्टा टी. आइए जरा इसको और समझते हैं बढ़िया से. सपोज एक बॉडी मूव कर रही है, सपोज ये बॉडी है, मास मान लेते हैं इसका एम के जी है, यू मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है. ठीक है, क्या बोला कि लेट a body of mass mkg is moving with velocity u मीटर पर सेकेंड. ठीक है, कुछ देर के बाद मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी हो गई v मीटर पर सेकेंड. आफ्टर टाइम t, its velocity becomes v मीटर पर सेकेंड. ठीक है, क्या बोला, एक बॉडी u मीटर पर सेकेंड से चल रही है, जाहिर सी बात है कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पर लगा होगा. यूं ही एक्सटर्नल फोर्स इस पे लगा, इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, टाइम सपोज यहाँ से यहाँ तक t सेकेंड लगा, है ना. तो यही बात को मैंने लिखा कि लेट ए बॉडी ऑफ मास m kg इज मूविंग विद द वेलोसिटी u मीटर पर सेकेंड आफ्टर टाइम t सेकेंड.
इट्स वेलोसिटी बिकम्स v मीटर पर सेकेंड। उसके बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, v मीटर पर सेकेंड हो गई। यानी मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था, किसी ने एक्सटर्नल फोर्स उस पर लगाया, कुछ देर के बाद उसकी वेलोसिटी बढ़ के कितनी हो गई, 20 मीटर पर सेकेंड, या घट भी सकती है, कोई ज़रूरी नहीं कि बढ़े। चेंज का मतलब दोनों होता है, इधर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, बढ़ जाए या फिर घट जाए, दोनों काम हो सकता है, उससे आपको घबराना नहीं है। फिलहाल हम ये मान के चल रहे हैं कि चलो वेलोसिटी बढ़ गई है, ठीक है। यू मीटर पर सेकंड से चल रहा था, उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ देर के बाद वेलोसिटी उसकी क्या हो गई, v मीटर पर सेकंड हो गई। मास हमने मान लिया है कि बॉडी का m kg है, मान लेते 20 kg का बॉडी है या 10 kg का बॉडी है या 5 kg का बॉडी है, किसी भी कोई भी मास है उस बॉडी का, तो उस स्पीड से जा रही है ना। कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, और वो वेलोसिटी क्या हो गई बेटा, v मीटर पर सेकेंड। चलिए सब, अब क्या हम कहते हैं, मोमेंटम की अगर हम बात करें तो इनिशियल मोमेंटम कितना है, फाइनल मोमेंटम कितना है, जरा देख लें, समझ में आ जाएगी चीज़ें। अगर हम इनिशियल मोमेंटम निकालें तो हम जानते हैं कि इनिशियल मोमेंटम मास इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u, तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया, mu किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। फाइनल मोमेंटम आफ्टर टाइम t मास इनटू वेलोसिटी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, यही ना होगा। मास इनटू वेलोसिटी को हम क्या बोले थे, मोमेंटम बोले थे, याद है। तो इनिशियल वेलोसिटी u मीटर पर सेकेंड है, तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया, m इंटू यू। आफ्टर टाइम t वेलोसिटी इसकी v मीटर पर सेकेंड हो गई, तो आफ्टर टाइम t इसका मोमेंटम क्या हो गया, mv किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। मेरे प्यारे बच्चों बताओ चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया, डेल्टा p mv माइनस mu। हमको निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी डेल्टा p बाई डेल्टा t, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। दैट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, दैट इज इक्वल टू डेल्टा p बाई डेल्टा t mv माइनस mu। टाइम कितना लगा हमने माना है, t सेकेंड, ओके। दैट इज m कॉमन ले लेता हूँ, v माइनस u बाई t। और आप अच्छी तरह जानते हो v माइनस यू चेंज इन वेलोसिटी, v माइनस यू बाई टी चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम, दैट इज नथिंग, दैट इज कॉल्ड एक्सलरेशन, दैट विल बी इक्वल टू m इंटू a, दैट इज डेल्टा p बाई डेल्टा t। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी कि एक बॉडी u मीटर पर सेकंड से चल रहा था, कुछ देर के बाद उसकी वेलोसिटी v मीटर पर सेकंड हो गई, तो इनिशियल मोमेंटम हो गया mu किलोग्राम मीटर पर सेकंड, फाइनल मोमेंटम हो गया mv किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, चेंज इन मोमेंटम हो गया mv माइनस mu। मोमेंटम में जो चेंजिंग आई दैट इज mv माइनस mu। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना हो गया, mv माइनस mu बाई टी। m हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा, v माइनस u बाई टी, तो क्या हो गया, डेल्टा p बाई डेल्टा टी m इंटू ए, मास इंटू एक्सलरेशन। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, डेल्टा p बाई डेल्टा t आपने निकाल लिया, दैट इज इक्वल टू m इंटू ए, मास इंटू एक्सलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। मेरे प्यारे बच्चों, सेकेंड लॉ क्या कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि जो टोटल एक्सटर्नल फोर्स जो होगा दैट इज इक्वल टू k डेल्टा p बाई डेल्टा t। डेल्टा p बाई डेल्टा t कितना निकाला बेटा, m इंटू ए, तो पता है चला टोटल एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू k m इंटू ए। बात समझ में आ रही है कि जो टोटल एक्सटर्नल फोर्स है दैट इज k m इंटू ए। अब यहां से हम कांस्टेंट की वैल्यू निकालने की कोशिश करें। बेटा ये समझने की कोशिश करना, इफ मास अगर 1 kg हो जाए, मास कितना हो जाए 1 kg, एक्सलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाए, और फोर्स हमने 1 न्यूटन लगा लिया, कितना फोर्स लिया हमने 1 न्यूटन, एक्सलरेशन कितना प्रोड्यूस किया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मास कितना हो गया 1 किलोग्राम। तो यहाँ से अगर हम बात करें
सिग्मा एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू के इंटू एम इंटू ए, तो सिग्मा एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू के एम कितना है 1, ए कितना है 1, तो सिग्मा एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू के हो गया और एफ की वैल्यू कितनी है 1, तो के की वैल्यू यहाँ से आ गई 1। तो समझ रहे बात को? यहीं से हम 1 न्यूटन को डिफाइन भी करेंगे कि व्हाट इज 1 न्यूटन। 1 न्यूटन को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि अगर 1 केजी के बॉडी में कितना मास है हमारे पास 1 केजी, 1 केजी के बॉडी में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करते हैं हम 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम कहते हैं कि हमने उसमें कितना फोर्स लगाया, दैट इज 1 न्यूटन, है ना। तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो सिग्मा एफ एक्सटर्नल कितना हो गया बच्चों, जो सिग्मा एफ एक्सटर्नल हो गया दैट इज इक्वल टू एम इंटू ए, क्योंकि के की वैल्यू 1 हो गई, है ना सब। तो यहीं से हम के की वैल्यू 1 हो गई, है ना। तो सिग्मा एफ एक्सटर्नल हो गया मास इंटू एक्सलरेशन। तो यहां से हम ये कहते हैं कि टोटल एक्सटर्नल फोर्स जो हम किसी बॉडी पर लगाएंगे दैट विल बी इक्वल टू मास टाइम्स या मास इनटू एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। तो सेकंड लॉ को हम यूं भी कह सकते हैं कि टोटल एक्सटर्नल फोर्स applied on the body is equal to mass times का मतलब mass into acceleration produced in the body। ये भी सेकंड लॉ हम कह सकते हैं, टोटल एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। एक बार पूरी चीज को रिकॉल करते हैं। क्या बोला गया कि किसी भी बॉडी पर जब आप टोटल एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। कि किसी भी बॉडी पर जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं दैट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, क्योंकि के की वैल्यू हमने 1 निकाल लिया। के की वैल्यू 1 कब आई, जब मास कितना है 1 kg, मास कितना है 1 kg, एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस किया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फोर्स कितना लगाए थे 1 न्यूटन। कि अगर हम 1 न्यूटन फोर्स लगाएं 1 kg के बॉडी में और एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्रोड्यूस हो जाए, के की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। या फिर हम यूं से हम 1 यहीं से हम कहते हैं टोटल एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू कितना हो गया m इंटू ए। हम यूं कहेंगे कि मास अगर 1 kg हो जाए, एक्सेलरेशन अगर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाए, तो हम बोलेंगे फोर्स हमने कितना लगाया, तो बोलेंगे 1 न्यूटन लगाया साहब। फोर्स हमने कितना लगाया साहब 1 न्यूटन लगाया, क्योंकि ये वैल्यू 1 आ गई। तो पता ही चला कि कोई पूछेगा व्हाट इज 1 न्यूटन, हम बोलेंगे कि 1 न्यूटन इज नथिंग, 1 न्यूटन इज इफ वी प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टू ए बॉडी ऑफ मास 1 kg, देन फोर्स एक्ट ऑन दैट बॉडी इज 1 न्यूटन। क्लियर है? तो क्वेश्चन बन सकता है आपका कि व्हाट इज 1 न्यूटन। क्या क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज 1 न्यूटन। हमने क्या कहा, मास कितना है 1 kg, एक्सेलरेशन कितना है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इफ वी प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टू ए बॉडी ऑफ मास 1 kg, then external force applied on the body is 1 न्यूटन। कि अगर हम 1 किलोग्राम मास के बॉडी में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन पैदा करने में कामयाब हो गए, हम कहते हैं उससे 1 न्यूटन फोर्स लगाया था। तो यहां से सेकंड लॉ ऑफ मोशन समझ में आ गया कि टोटल एक्सटर्नल फोर्स जो होगा दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी।
तो आप सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को दो तरीके से याद रख सकते हो। पहला तरीका ये हुआ कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी, कि जिसका मोमेंटम में जो चेंजिंग आएगी विथ टाइम इन यूनिट टाइम in 1 second, that will be equal to rate of change of momentum and that will be equal to the total external force applied on the body. जब उसको कैलकुलेशन करके आगे बढ़ाया तो बात यहां समझ में आ गई कि द टोटल एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम एक्सलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी। क्लियर है मेरे बच्चों? ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन था। चलिए सब यहां से थोड़ा सा डिस्कशन को और आगे बढ़ाते हैं ताकि बातें और क्लियर हो जाए, है ना। क्या अब देखो कि जो टोटल एक्सटर्नल फोर्स है दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ऑन द बॉडी। अगर आपका एक्सेलरेशन 0 हो जाए, यानी कि वेलोसिटी में कोई चेंजिंग टाइम के साथ ना हो, अगर यहाँ एक्सेलरेशन को 0 रखेंगे, टोटल एक्सटर्नल फोर्स कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू 0। यानी टोटल एक्सटर्नल फोर्स 0, एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0, टोटल एक्सटर्नल फोर्स 0। जरा सा याद करें, रिकॉल करें, व्हाट वाज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और यही तो फर्स्ट लॉ भी था कि नहीं था, कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, अनटिल एंड अनलेस कि जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर ना लगे। तो यहाँ से मामला क्लियर हो गया कि फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ अलग अलग चीज़ नहीं है, एक ही चीज़ है, बस कहने का तरीका अलग अलग है। तो हम कहेंगे फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ इज द सेम थिंग, बस वे ऑफ स्पीकिंग इज डिफरेंट, कहने का तरीका अलग है। फर्स्ट लॉ में भी हमने यही बात कही थी कि अगर एक्सेलरेशन बॉडी का 0 है, सिस्टम का 0 है, तो हम कहते हैं कि टोटल एक्सटर्नल फोर्स 0 है, या फिर यूं कहते हैं कि टोटल एक्सटर्नल फोर्स 0 है, सिस्टम का एक्सेलरेशन 0 है। सेकेंड लॉ में भी हम वही बात निकाल के ला रहे हैं कि अगर बॉडी में एक्सेलरेशन 0 है तो टोटल एक्सटर्नल फोर्स 0 है, वाइस वर्सा। तो फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ एक सेम थिंग है, सिर्फ कहने का तरीका अलग हो गया है। तो हम कहेंगे फर्स्ट लॉ एंड द सेकेंड लॉ and the second law are the same thing, only the way of speaking is different. कहने का सिर्फ तरीका अलग हो गया, बात वही है। टोटल एक्सटर्नल फोर्स 0, एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0, टोटल एक्सटर्नल फोर्स 0। तो दोनों लॉ से हम यही कंक्लूड करके ले पाए, कंक्लूजन निकाल के ले पाए कि अगर किसी सिस्टम पे, किसी बॉडी पे टोटल एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 हो जाए तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, एक्सेलरेशन अगर 0 होगा तो जो है क्या नाम उसको कहते हैं कि टोटल एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा। अगर टोटल एक्सटर्नल फोर्स 0 नहीं है तो टोटल एक्सटर्नल फोर्स जो बराबर होगा दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी। ये बात फर्स्ट लॉ में नहीं हो पाई थी। फर्स्ट लॉ में सिर्फ इतना इंफॉर्मेशन मिला था कि अगर एक्सेलरेशन 0 नहीं है तो कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स काम वहां पे कर रहा है, इतना इंफॉर्मेशन हमको फर्स्ट लॉ से मिला था कि इफ देयर इज नो external force it means there will be no acceleration, if there is an acceleration तो there is some external force। ये फर्स्ट लॉ से इंफॉर्मेशन मिला था, लेकिन यहाँ पे हम क्या कंक्लूजन निकाल पाए कि इफ देयर इज एन एक्सेलरेशन देन द टोटल एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। तो ये था आपको सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। मेरे ख्याल से चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। आप ये परेशान होंगे कि सर न्यूमेरिकल्स, बिल्कुल न्यूमेरिकल का हमारा दिन ही चलेगा। फर्स्ट लॉ पे हम आपको न्यूमेरिक्स कराएंगे, सेकेंड लॉ पे न्यूमेरिक्स कराएंगे। पहले मैं आपको चाहता हूँ कि थ्योरेटिकली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो दोनों लॉ का कंक्लूजन ये निकला कि टोटल एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 है तो एक्सेलरेशन 0 होगा, एक्सेलरेशन अगर 0 है टोटल एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा, और अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 नहीं है तो टोटल एक्सटर्नल फोर्स जो होगा वो बराबर होगा मास इनटू एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। क्लियर है। फिर हमने कहा कि आपको एग्जाम में हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे व्हाट इज 1 न्यूटन। बहुत ही सिंपल है कि अगर मास 1 kg हो जाए और एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाए, हम कहेंगे कि हमने उस पर कितना फोर्स अप्लाई किया है, हम बोलेंगे 1 न्यूटन अप्लाई किया। मेरे ख्याल से यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे हम लोग थर्ड लॉ ऑफ मोशन के साथ। उसके बाद फिर हम लोग जो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे बात करेंगे। फिर मेरे ख्याल से ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। हमारा ऑफलाइन क्लास भी चलता है, आपको क्लासेस अच्छी लगती है आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियोस पसंद आए उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।